मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम, दल प्रणाली के रूप के बारे में बात करेंगे। दल प्रणाली के मुख्यतः 3 रूप प्रचलित हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। जिस देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य केवल एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हो, वहाँ दल प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह समझा जाता है कि वर्तमान समय में एक दलीय प्रणाली केवल साम्यवादी राज्यों में ही है, लेकिन वस्तुतः साम्यवादी राज्यों के अतिरिक्त अनेक राज्यों में भी इसका प्रचलन है। एक दलीय प्रणाली जो कभी तो संविधान से ही मान्यता प्राप्त होती है, जैसे कि साम्यवादी राज्यों में संविधानों में साम्यवादी दल का उल्लेख करते हुए अन्य दलों के संगठन का निषेध कर दिया गया। और एक बार ऐसा होता है कि संविधान के द्वारा जो अन्य राजनीतिक दलों का निषेध किया जाता है, शासक दल संवैधानिक उपायों से अन्य राजनीतिक दलों का दमन कर शांति शक्ति पर स्थापित एक अधिकार स्थापित कर लेता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल हो, लेकिन राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति नगण्य हो, अर्थात वैसे ही हो जैसे द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में, तो 2 के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों की होती है, जो कि व्यवहार एक दलीय प्रणाली वाला राज्य कहा जाता है। एक दलीय प्रणाली को सामान्यतः सर्वाधिकारवादी और जनहित विरोधी कहा जाता है, और ये सदैव ऐसा होना आवश्यक नहीं है। इसका उद्देश्य की दृष्टि से एक दलीय प्रणाली के विभिन्न रूप हो सकते हैं। हिटलर और मुसोलिनी की एक दलीय प्रणाली का उद्देश्य सत्ता हस्तगत करना और उन पर अपना अधिकार बनाए रखना था, लेकिन टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा की एक दलीय प्रणाली निश्चित जनहितैषी थी, और वर्तमान समय में मैक्सिको, मेडागास्कर आदि राज्यों में एक दलीय प्रणाली को इस श्रेणी में रखा गया। दूसरा द्विदलीय प्रणाली, 2 पार्टी सिस्टम। जब एक देश की राजनीति में केवल 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं, और द्विदलीय प्रणाली वाले राज्यों में 2 से अधिक राजनीतिक दलों के स्थान पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता। 2 से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि राजनीति पर उनका विशेष प्रभाव होता है और शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती। इंग्लैंड में अनुदार दल और श्रमिक दल 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इनके अतिरिक्त उदार दल है, स्कॉटलैंड वेल्स के राष्ट्रवादी दल भी हैं, लेकिन उनका राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इस प्रकार निस्संदेह रूप से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली वहाँ के 2 प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल हैं। अभी हाल में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। संसदात्मक व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल निर्माण होता है और दूसरा राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। अब देखेंगे द्विदलीय प्रणाली के क्या लाभ हैं, उसकी क्या मेरिट हैं। द्विदलीय प्रणाली के समर्थकों में लास्की, हर्फन, फाइनर, ब्राइस आदि विद्वान प्रमुख है। द्विदलीय प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न लाभ बताए। वास्तविक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। प्रजातंत्र का वास्तविक अभिप्राय है कि जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाए, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का निर्माण जनता द्वारा नहीं वरन राजनीतिक दलों के पारस्परिक समझौते द्वारा होता है, और केवल द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत ही सरकार जनता की इच्छाओं का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। वहीं दल शासन का संचालन करता है। मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो, स्वाभाविक रूप से व्यवस्था प्रजातांत्रिक धारणा के अनुकूल होती है। जनसंख्या का बहुमत इस प्रणाली से अत्यंत प्रसन्न होता है। शासक के निर्णयों को प्रसन्नता के पालन किया जाता है। दूसरा, सरकार का निर्माण सरल होता है। संसदीय शासन वाले देशों में यदि केवल 2 ही राजनीतिक दल हो तो मंत्रिमंडल निर्माण सरलतापूर्व किया जा सकता है। बहुमत दल को सरकार के निर्माण कार्य सौंपा जाता है, अविश्वसनीय हो जाता है और आगामी चुनाव में हार जाता है तो शासन की शक्ति उस दल के हाथों में आ जाती है और विरोधी दल के रूप में कार्य करती है। और तीसरी है शासन में स्थायित्व और निरंतरता। शासन में सबसे अधिक आवश्यकता सुदृढ़ और स्थायी शासन होता है, और इन गुणों को द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है। मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका में एक शक्तिशाली सदन दल का समर्थन प्राप्त होता है, और समर्थन के आधार पर मंत्रिमंडल दृढ़ता के साथ शासन कार्य का संचालन करता है। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतः सरकार स्थायी होती है। अपने कार्यक्रम नीति को विश्वासपूर्वक कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है। और अमेरिका में दक्षात्मक शासन सफलता का रहस्य द्विदलीय प्रणाली में निहित है। अमेरिकी संविधान के अनुसार तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंध नहीं रखती, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दलों के माध्यम से इसमें संबंध स्थापित हो गया। राष्ट्रपति जिस राजनीतिक दल का होता है उसी राजनीतिक दल में व्यवस्थापिका का में भी बहुमत प्राप्त होता है और शासन कार्य सुगमतापूर्वक चलता है।
लेकिन बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति को सदैव व्यवस्थापिका के विरोध का सामना करना पड़ता है। द्विदलीय प्रणाली के कारण कभी कभी इस प्रकार के विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। चौथा है संवैधानिक गतिरोध की आशंका नहीं है। बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी राजनीतिक दल अकेले पारस्परिक समझौते के आधार पर सरकार के निर्माण नहीं कर पाता और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए द्विदलीय प्रणाली में कभी भी संवैधानिक गतिरोध पैदा नहीं होता है। शासन में एकता और उत्तरदायित्व की स्थापना। शासन कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए सत्ता का एकत्रीकरण नितांत आवश्यक है और शासन व्यवस्था में इस प्रकार की एकता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत स्वाभाविक है। छठा, संगठित विरोधी दल। राजनीतिक दल शासन संचालन कार्य नहीं वरन शासन को नियंत्रण रखने कार्य करता है। अब इसके दोष भी हैं, जैसे मतदान की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। अब ये निस्संदेह रूप से कह सकते हैं द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों को मतदान की स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। दो में से एक दल को अपना मत देना ही पड़ता है। दूसरा, राष्ट्र का विभाजन। बहुत प्राय ऐसा देखा जाता है कि द्विदलीय प्रणाली के कारण समर राष्ट्र ऐसे दो दलों में विभक्त हो जाता है जिससे समझौते की कोई संभावना नहीं रहती। तीसरा, बहुमत की निरंकुशता। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत एक ही राजनीतिक दल के आत्म व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध शक्ति होती है। और चौथा है व्यवस्थापिका के महत्व और सम्मान में वृद्धि। और पांचवें, मंत्रिमंडल में तानाशाही, अनावश्यक गतिरोध और बहुदलीय प्रणाली। अब यदि किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हो और बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है तो उसकी बहुत सारे मेरिट डिमेरिट हैं। पहले देखेंगे, लाभ देखेंगे। यदि आलोचकों में बहुदलीय प्रणाली के प्राय दोष निकाले जाते हैं, फिर भी उनके गुण भी है अपनी। पहला, मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता होती है। मंत्रिमंडल को तानाशाही संभव नहीं है। सभी विचारधारा में व्यवस्थापिका का प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता। व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब इस बहुदलीय प्रणाली के दोष भी अपने हैं। शासन में अस्थिरता पैदा होती है और कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि नीतियों की अनिश्चितता होती है। शक्तिशाली विरोधी दलों का प्रभाव काम करता है। कार्यपालिका की निर्बल स्थिति होती है। कार्यकुशलता में कमी होती है। और निसंदेह रूप से द्विदलीय बहुदलीय प्रणाली में उपयुक्त विवेचन करने या तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है बहुदलीय व्यवस्था में गंभीर दोष, भयंकर आशंका है। इसलिए द्विदलीय प्रणाली को काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था माना। और भारतीय संघ में विभिन्न राज्यों में फरवरी 67 में आम चुनाव के बाद जिस मिले जुले मंत्रिमंडल निर्माण हुआ, निर्मलता, क्षमता, स्थिरता का परिचय मिला। कहा जाता है कि प्रजातंत्र, विशेषतः संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत संभव नहीं है।